आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के हिस्ट्री में एक और नया चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा ये चैप्टर हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। सबसे पहला हमारा इसमें लिखा हुआ है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। रीजनल कल्चर का मतलब हो गया, आप देखोगे हर जगह का ना अलग अलग अपना परंपरा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देते हैं, आप समझ पाओगे इस चीज़ को लेकर। जैसे दुर्गा पूजा में दुर्गा जी का पूजा होता है बहुत ज़्यादा, दुर्गा माँ का, है कि नहीं। लेकिन दुर्गा पूजा में आप देखोगे फॉर एग्जांपल बंगाल में चले जाओ, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे आप देखना दुर्गा माँ का पूजा अलग तरीके से होता है। ठीक उसी तरीके से दुर्गा पूजा का फेस्टिवल हम लोग बिहार में भी मनाते हैं, बिहार में अलग तरीके से होता है। उसी तरीके से आप चले जाओ साउथ इंडिया, फॉर एग्जांपल केरल, तमिलनाडु, उधर चले जाओ, दुर्गा जी का पूजा उधर भी होता है, लेकिन वहाँ का तरीका बिल्कुल अलग है। कहने का मतलब है कि हर जगह का अपना जो पूजा पाठ करने का तरीका है ना, अपना रहने का जो तरीका है, भाषा बोलने का जो तरीका है, हर जगह का अपना क्या है, अलग अलग है। उसी को हम लोग कहते हैं रीजनल कल्चर। तो कल्चर में बहुत चीज़ आ जाता है, आप किस तरीके से रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या बोलते हैं, आप किस प्रकार से देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हैं, ये सब हमारा किसका पार्ट है, कल्चर का पार्ट है। और ये हर जगह पर इंडिया में आपको अलग अलग देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ऐसा है तो क्यों है, शुरुआत इसका कैसे हुआ। सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में 3-4 पॉइंट है, 3 पॉइंट है बेसिकली। आइए उसको पहले समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लिखा हुआ वन ऑफ द कॉमनेस्ट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इज इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक। देखो पहला इंट्रोडक्शन में ये लिखा गया है पहले पॉइंट में कि यदि आप लोगों को डिस्क्राइब करना है कि ये इस प्रकार के लोग कैसे हैं, तो एक जो अच्छा तरीका होता है वो होता है उसके भाषा से। जैसे फॉर एग्जांपल हमको यदि बताना होगा कि कश्मीर के लोग किस तरीके के हैं, तो कश्मीर के लोग अच्छे हैं बुरे हैं वो तो बाद में होगा। पहले कश्मीर के बारे में हम क्या बोलेंगे, कश्मीर के लोग कश्मीरी बोलते हैं। मतलब लोगों को पहचानने का जो एक तरीका होता है वो भाषा भी होता है। लोगों को पहचानने का तरीका कई सारा होता है। कई सारे लोग लोगों को पहचान लेते हैं कि वो क्या खाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको देते हैं, यदि एक आदमी को ज़्यादा अच्छा फिश चावल लगता है, यानी कि मछली और चावल लगता है, तो ज़्यादातर चांस है कि वो बंगाल के तरफ का होगा, क्योंकि बंगाल के तरफ में मछली चावल बड़ा फेमस है। उसी तरीके से यदि कोई आदमी ज़्यादा खाता हो इडली, डोसा, सांभर, इन प्रकार की चीज़ों को खाता हो, तो ज़्यादा चांस है कि वो आदमी कहाँ का होगा, साउथ इंडिया का होगा। ठीक ना। फिर कोई आदमी यदि ज़्यादा उसको पसंद है राजमा चावल, तो ज़्यादा चांस है कि वो आदमी होगा जम्मू कश्मीर का, क्योंकि जम्मू कश्मीर में राजमा चावल बहुत फेमस है। तो कहने का मतलब है कि लोगों को हम कई तरीके से पहचान सकते हैं कि ये आदमी कहाँ का है। मछली चावल वो आदमी ज़्यादा खाता है तो बंगाल का हो सकता है। इडली डोसा सांभर वगैरह ज़्यादा खाता है, उसको ज़्यादा पसंद है, तो साउथ इंडिया का हो सकता है। राजमा चावल ज़्यादा खाता है तो जम्मू कश्मीर का हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि लोगों को पहचानने का तरीका कई प्रकार के हो सकते हैं, उसमें से एक तरीका हमारा भाषा भी है। समझ मारिए बात। जैसे मान लीजिए कोई आदमी आपके सामने आए और वो पंजाबी भाषा में बात करे आपसे, तो आप क्या बोलोगे, आदमी कहाँ का है, पंजाब का है। तो लोगों को पहचानने का तरीका कई सारे हमारे पास है, जिसमें से एक हमारा भाषा भी है। यानी कि भाषा के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर हम लोग लोगों को पहचान लेते हैं कि आदमी कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, आगे When we refer to a person as a Tamil or an Oriya, this usually means that he or she speaks Tamil or Oriya and lives in Tamil Nadu or Odisha. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई आदमी तमिल बोलता है, तमिल भी एक भाषा है, ठीक ना। मान लीजिए कोई आदमी है वो तमिल बोलता है, तो ज़्यादातर चांस है कि वो आदमी कहाँ का हो सकता है, तमिलनाडु का हो सकता है। या फिर कोई आदमी जो कि ओडिया भाषा बोलता है, तो ज़्यादा चांस है कि वो आदमी ओडिशा का हो सकता है। तो ये लैंग्वेज के बेसिस पर हम लोगों को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये आदमी कहाँ का रहने वाला हो सकता है, लैंग्वेज के बेसिस पर। आगे वी ऑल्सो एसोसिएट ईच रीजन विथ डिस्टिंक्टिव काइंड्स ऑफ फूड, क्लॉथ्स, पोएट्री, डांस, म्यूजिक एंड पेंटिंग। अब लोगों को पहचानने का तरीका और कैसा हो सकता है, जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं। देखो पहला तो हमने आपको बताया कि लोगों को उसके भाषा के बेसिस पर हम पहचान सकते हैं कि वो आदमी कहाँ से बिलोंग करता है। और भी क्या क्या तरीका है लोगों को पहचानने का, जैसे पहला फूड, जैसे हमने आपको बताया था अभी कि खाना वो किस प्रकार का खाता है,
उसको किस प्रकार का खाना पसंद है, इस बेसिस पर भी हम लोगों को पहचान सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने अभी आपको दिया था, मछली चावल ज़्यादा खाता है, इसका मतलब कि वो बंगाल का हो सकता है। इडली डोसा सांभर ज़्यादा खाता है, हो सकता है कि वो साउथ इंडिया यानी कि केरल तमिलनाडु का तरफ का हो जाए। राजमा चावल ज़्यादा पसंद है, नहीं कि ज़्यादा खाता है, तो हो सकता है वो जम्मू कश्मीर का हो जाए। तो फूड के बेसिस पर हम लोगों को पहचान सकते हैं। उसी प्रकार से कपड़ा के बेसिस पे, क्लॉथ के बेसिस पे आप कैसे पहचानोगे, जैसे यदि ज़्यादातर लोग पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी, तो हो सकता है कि वो राजस्थान के हो जाएं। ठीक, यदि ज़्यादातर लोग लंबे लंबे कपड़े पहनते हैं तो हो सकता है कि वो जम्मू कश्मीर का हो, क्योंकि तो ठंडा ज़्यादा पड़ता है। यदि ज़्यादातर आदमी शर्ट और लुंगी पहनता है तो ज़्यादा चांस है कि वो साउथ इंडिया का होगा, क्योंकि साउथ इंडिया में लुंगी बड़ा फेमस है। तो कपड़े के आधार पर भी हम लोगों को पहचान सकते हैं कि कहाँ से वो बिलोंग करता है। उसी प्रकार से पोइट्री, जैसे आप देखोगे साउथ इंडिया का पोइट्री अलग होता है, नॉर्थ इंडिया का कविता मतलब पोइट्री अलग होता है, ईस्ट इंडिया का पोइट्री अलग है, वेस्ट इंडिया का पोइट्री अलग है। यानी कि कविता के बेसिस पर, गाना, इन सभी के बेसिस पर भी हम लोगों को पहचान सकते हैं। उसी प्रकार से डांस, हर जगह का अपना डांस भी क्या है, अलग अलग है। कहीं पे भारतनाट्यम फेमस है, कहीं पे कथकली फेमस है, ये अलग अलग डांस के नाम हैं। तो डांस के बेसिस पर भी हम जान सकते हैं कि कौन सा आदमी कहाँ से बिलोंग कर सकता है या फिर करता है। अगला म्यूजिक, गाना के भाषा को भी सुन के हम लोग पहचान लेते हैं। जैसे आज आप पंजाबी भाषा सुनते हैं, मतलब पंजाबी गाना, तो आप लगा लेते हैं आइडिया कि अच्छा ये गाना कहाँ पे बना होगा, पंजाब में बना होगा। आज आप हिंदी गाना सुनते हैं तो आप क्या आइडिया लगाते हो, अच्छा ये गाना हिंदी बोलने वाले स्टेट में बना होगा। तो म्यूजिक के आधार पर भी हम लोगों को पहचान लेते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करता होगा। ठीक है, अगला हमारा पेंटिंग। पेंटिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी जगह को पहचानने में या फिर किसी भी लोगों को पहचानने में कि आदमी कहाँ से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल हर स्टेट का अपना अलग अलग फेमस पेंटिंग है। हम लोग बात करें अपने बिहार का, तो बिहार में मिथिला पेंटिंग बहुत फेमस है। तो यदि कोई आदमी मिथिला पेंटिंग बनाता है या फिर उसको मिथिला पेंटिंग पसंद है, तो ज़्यादातर चांस क्या है कि वो कहाँ से बिलोंग करता होगा, बिहार से। देखो, बिलोंग करने का वो कहीं से भी कर सकता है, किस दुनिया के किसी भी आदमी को मिथिला पेंटिंग पसंद आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस क्या हो सकता है कि वो आदमी कहाँ से बिलोंग करता होगा, मिथिला से बिलोंग, यानी कि बिहार से बिलोंग करता होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी प्रकार के चीज़ों से हम लोगों को पता लगा सकते हैं कि आदमी कहाँ से बिलोंग करता है, कैसा खाना खाता होगा, कैसा भाषा बोलता होगा, कैसा कपड़ा पहनता होगा, कैसा म्यूजिक पसंद होगा, कैसा पेंटिंग पसंद होगा, सब कुछ हम लोग पता लगा सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अगला हमारा टॉपिक है द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। अब ये चेराज क्या है, डेवलपमेंट, मलयालम बेसिकली भाषा है, तो कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ आइए देखते हैं। पहला, द चेरा किंगडम ऑफ महोदयापुरम वॉज एस्टैब्लिश इन द 9th सेंचुरी। पहले तो आप ये समझो इसमें क्या बोला गया। ये जो चेरा किंगडम है, बेसिकली चेरा किंगडम, ये चेरा किंगडम है कहां पे, महोदयापुरम में। ठीक, ये पहले था, पहले, अब तो नहीं है। चेरा किंगडम महोदयापुरम में पहले हुआ करता था। बेसिकली आप ये समझ लो कि महोदयापुरम में चेरा किंगडम हुआ करते थे। कब? 9th सेंचुरी में। और ये पूरा का पूरा महोदयापुरम और चेरा किंगडम किधर रहता था, हमारे साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। साउथ वेस्ट का पार्ट, साउथ वेस्ट का पार्ट मतलब हो गया हमारा केरल के तरफ, गोवा के तरफ, इधर, ठीक ना। पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे केरला, वही बात है मैंने जो कहा, केरला हो सकता है, गोवा हो सकता है, तो इधर ये चेरा किंगडम रहा करते थे। ठीक है, आगे मतलब वहीं पे उनका रूल हुआ करता था। मलयालम वॉज स्पोकन इन दिस एरिया, और उस एरिया में क्या भाषा बोला जाता था, मलयालम। आज भी आप केरल जाओगे ना, तो केरला में मलयालम भाषा बहुत फेमस है। वहाँ के लोग केरल में मलयालम भाषा खूब बोलते हैं। The rulers introduced the Malayalam language and script in their inscription। अब जो राजा थे वहाँ के चेरा किंगडम के, उन्होंने मलयालम भाषा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया कि हमारे किंगडम में किस प्रकार का भाषा चलेगा, मलयालम भाषा चलेगा। जो भी चीज़ होगा, बोला जाएगा, लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा, वो मलयालम भाषा में ही होगा। तो वहाँ के राजा ने मलयालम भाषा को बहुत ज़्यादा आगे लेकर चले गए। इसीलिए आप आज केरल जाओगे तो वहाँ पे आपको मलयालम भाषा बोलने वाले लोग मिल जाते हैं, ठीक ना, बहुत लोग मिलते हैं। दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज
इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन दिस सब कॉन्टिनेंट, यानी कि केरला में मलयालम भाषा उस समय पर चला, आज से बहुत समय पहले 9th सेंचुरी में। तो ये बात इस बात का गवाही देता है कि ये जो आज आप देखते हो अलग अलग प्रकार के भाषा, ये सब आज का दिन नहीं है। इन सब का शुरुआत आज से कई सौ साल पहले ही हो चुका था। उसमें से एक एग्जाम्पल अभी आपने देखा मलयालम को लेकर, है ना। जैसे आज आप देखते हो मराठी भाषा, मलयालम, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, ओरिया, तमिल, कन्नड़, ये सब अलग अलग जो भाषा आप देखते हैं, ये भाषा आज का नहीं है, बहुत पहले का ही देन है ये सब। समझ रही है बात। आप आइडिया लगा सकते हो कि मलयालम भाषा 9th सेंचुरी में हुआ था स्टार्ट, तो ये बाकी सारे भाषा भी उसी के आसपास हुए होंगे, या फिर कोई आगे कोई पीछे हुआ होगा, लेकिन है तो सारे पुराने भाषा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला बोरोड स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स। अब देखो केरला में कई सारे मंदिर हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो उस मंदिर में जो भी थिएटर होता था, थिएटर का मतलब होता है नाटक, गाना, संगीत वगैरह, वो सब जो होता था, इसमें केरला के मंदिरों में जो नाटक वगैरह होते थे, उसमें ज़्यादातर नाटक में जो भी स्टोरी, कहानी वगैरह इस्तेमाल होता था, वो सारे संस्कृत में लिखे हुए होते थे। उसको लोग ट्रांसलेट करके, या तो संस्कृत जिसको समझ में आएगा, पहले तो संस्कृत भी चलता था हमारे इंडिया में, लोगों को संस्कृत पसंद है तो संस्कृत में करते थे, मलयालम भाषा पसंद है तो लोग मलयालम भाषा में नाटक वगैरह भी करते थे। ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि अलग अलग प्रकार का भाषा आज से नहीं है, बहुत पहले से। देखो यहीं पे बात हो गया संस्कृत का भी और मलयालम का भी, जो ये बताता है कि संस्कृत भाषा और मलयालम भाषा दोनों हमारे इंडिया के बहुत ही पुराने भाषाओं में से एक है। समझ रही है बात। और ये इस प्रकार के भाषा में इंडिया में पहले थिएटर होता था, सोचो, नाटक, गाना, म्यूजिक, संगीत, ये सब होता था। आगे दी लीलाती कलम, LILATI, लीलाती कलम, या फिर आप इसको और भी कुछ प्रोनाउंस करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप इसको समझो बस। द लीलाती कलम डीलिंग विथ ग्रामर एंड पोइटिक्स एंड वाज कंपोज्ड इन मणिप्रवलम। अब एक बात समझो जरा, ये जो आप देख रहे हो लीलाती कलम, ये बेसिकली एक प्रकार का किताब था, और इस किताब में उस टाइम पे ज्यादातर क्या लिखा हुआ रहता था, ग्रामर। ठीक, इंग्लिश ग्रामर नहीं, हिंदी ग्रामर। और ग्रामर ध्यान रखना संस्कृत में भी होता है, तो वो सारी चीजें, है ना। और कुछ पोइटिक्स यानी कि कुछ कविताएं वगैरह भी लिखे रहते थे। एंड वाज कंपोज्ड इन मणिप्रवलम। मणिप्रवलम बेसिकली जगह का नाम है, वहां पे इस किताब को बनाया गया था। और ऑब्वियस सी बात है, उस समय पे बनाया गया होगा तो बहुत किसी न किसी महान व्यक्ति के द्वारा ही बनाया गया होगा, क्योंकि उस समय पर हमारे इंडिया में उतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन जो भी थे तो विद्वान थे, कुछ कुछ लोग थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे पूरी तरीके से, कुछ लोग थे तो उन्होंने ही इसको बनाया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस द जगन्नाथ कल्ट। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।